ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एंड लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, वी वर ऑन मालवेयर। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो था वो अभी बचा है, तो उसको कवर करते हैं। ओके, जो प्रैक्टिकल है इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मैं अपने लिनक्स सिस्टम में एक मैलिशियस पेलोड क्रिएट करूंगा और उसको विंडोज़ में एग्जीक्यूट करूंगा। और उसके बाद फिर विंडोज़ में ही अपन एक दूसरा टूल देखेंगे जिसके थ्रू इस तरह से मैलिशियस एग्जीक्यूटेबल क्रिएट करके अपन उसको एक दूसरे विंडोज सिस्टम में रन करेंगे। जस्ट लेट मी गेट माय वीएम बूटेड, उसके बाद अपन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब किसी ने मेटास्प्लॉइट यूज किया? कोई फेमिलियर है मेटास्प्लॉइट से? ओके, तो मेटास्प्लॉइट का ही एक कह सकते हो कि एक टूल मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का, जिसका नाम है MSF वेनम, उसको अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो MSF वेनम, इसमें अपन मैलिशियस पेलोड क्रिएट करेंगे एंड उसको फिर एक सिस्टम में एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो MSF वेनम -p ऑप्शन से पेलोड स्पेसिफाई करते हैं कि क्या यूज़ करना है। चाहो तो लिस्ट भी देख सकते हो यूज़ करने से पहले कि क्या क्रिएट करना है। मैलिशियस पेलोड मतलब कोई ऐसा कोड जो एग्जीक्यूट होगा। तो अब यहाँ पे तो अपन सिंपल ये डालेंगे सिर्फ कि मुझे उस सिस्टम पे एक्सेस मिल जाएगा जब ये एग्जीक्यूट होगा उस सिस्टम पे। बाकी पेलोड्स अगर कस्टम तुम कोड करके खुद लिखना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो उसमें, कि कोई फाइल वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, कोई डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे अपन सिंपल एक ऐसा पेलोड यूज़ कर रहे हैं कि हमें शेल मिल जाए, एक्सेस मिल जाए जो भी सिस्टम है उस पर। उन्होंने एग्जाम्पल में एक दिया हुआ है MSF वेनम -p, p मतलब पेलोड स्पेसिफाई किया विंडोज़ के लिए। तो सबसे पहला उसको, कि अलग अलग आते हैं विंडोज़, एंड्रॉयड, लिनक्स, अलग अलग तरह के पेलोड्स आते हैं। तो विंडोज़ के लिए पेलोड लिया, विंडोज़ में क्या सेक्शन लिया, मेटाप्रेटर। मेटाप्रेटर इज मतलब ये मेटास्प्लॉइट की ये एक फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, एंड उसको हम यूज़ कर रहे हैं। और रिवर्स TCP, तो रिवर्स शेल लिया है TCP प्रोटोकॉल पे। अब जब भी सिस्टम को अपन किसी टारगेट करते हैं, किसी भी सिस्टम को, वहाँ पे हमारा ये गोल होता है कि उसमें शेल एक्सेस मिल जाए। ठीक है, टर्मिनल एक्सेस मिल जाए उस सिस्टम पे। तो अभी एक्सेस मिलता कैसे है? दो तरीके के शेल होते हैं, एक बाइंड शेल और एक रिवर्स शेल।
बाइंड शेल मतलब कि मैं अपने सिस्टम से कनेक्शन इनिशिएट करता हूँ, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता हूँ अपने सिस्टम से, और जो टारगेट सिस्टम है वो उस कनेक्शन को कैच करता है। रिवर्स शेल में ये होता है कि मैं अपने सिस्टम पे एक पोर्ट ओपन करता हूँ और सामने वाले सिस्टम से मैं एक मतलब इनिशिएट कराता हूँ कनेक्शन, तो वो कनेक्शन इनिशिएट करके मेरे सिस्टम पे जो ओपन पोर्ट मैंने रखा है उस पर कनेक्ट करता है। दोनों केसेस में एंड रिजल्ट सेम है कि टर्मिनल एक्सेस मिल जाता है टारगेट पे। बस कनेक्शन इनिशिएशन जो है वो डायरेक्शन डिफरेंट है। बाइंड शेल में मेरा सिस्टम इनिशिएट कर रहा है कनेक्शन, रिवर्स शेल में सामने वाला सिस्टम जो है मैं उससे कनेक्शन इनिशिएट करवा रहा हूँ। तो रिवर्स शेल यूजली प्रेफर किया जाता है। ऑफ कोर्स ऑप्शन दोनों का रहता है, बट अपन प्रेफर करते हैं रिवर्स शेल्स। वैसे कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं कि रिवर्स शेल ही यूज़ करना है, बाइंड शेल भी यूज़ होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यहाँ पर रिवर्स शेल कर रहे हैं यूज़, और प्रोटोकॉल कौन सा, टीसीपी। ठीक है, चाहो तो एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, इन सब पे भी यूज़ कर सकते हो। बाइंड और रिवर्स शेल, देखो बाइंड शेल और रिवर्स शेल दोनों में अल्टीमेटली हो तो एक ही चीज़ रही है कि शेल एक्सेस मिल रहा है टारगेट पे। बाइंड शेल में सिंपली हो रहा है कि टारगेट सिस्टम पे मैं एक पोर्ट ओपन करवा रहा हूँ और अपने सिस्टम से कनेक्शन भेज रहा हूँ, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, जो वहाँ पे वो एक्सेप्ट करेगा वो पोर्ट, और मेरे को कनेक्शन मिल जाएगा, शेल मिल जाएगा। रिवर्स शेल में ये हो रहा है कि सामने वाला जो डिवाइस है वो कनेक्शन रिक्वेस्ट इनिशिएट कर रहा है, मैं अपने सिस्टम पे एक पोर्ट ओपन कर रहा हूँ, एंड जो रिक्वेस्ट आ रही है मैं अपने सिस्टम पे उसको कैच कर रहा हूँ, एंड उसके थ्रू मुझे शेल मिल रहा है। रिवर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें हम उल्टा करवा रहे हैं, सामने वाले सिस्टम से कनेक्शन इनिशिएट करवा रहे हैं। तो रिवर्स शेल चाहिए तो रिवर्स और ओवर टीसीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद एल होस्ट स्पेसिफाई करना पड़ता है। एल होस्ट मतलब क्योंकि ये रिवर्स शेल है तो मैं अपने सिस्टम पे कनेक्शन कैच करूंगा, तो मुझे उसको ये बताना पड़ेगा कि मेरे सिस्टम का आईपी क्या है। सिमिलरली जो पोर्ट है वो भी बताना पड़ेगा, कौन से पोर्ट पर मैं कनेक्शन कैच करूंगा, एल पोर्ट करके। हाइफन एफ फॉर्मेट है कि कौन सा फॉर्मेट चाहिए मुझे, जो फाइल जनरेट होगी वो किस फॉर्मेट में होगी, तो EXE एग्जीक्यूट होगी। और हाइफन ओ इज की आउटपुट फाइल का नाम क्या होगा, तो पेलोड डॉट EXE। ठीक है, तो इस तरह से अपन भी लिखते हैं कमांड MSF venom -p विंडोज मीटर ऑपरेटर रिवर्स TCP एल होस्ट इज इक्वल टू मेरे सिस्टम का IP, पोर्ट इज इक्वल टू कौन सा पोर्ट मुझे यूज करना है इस काम के लिए, तो पोर्ट लेट्स से 5678। ठीक है, पोर्ट तो अपने मन से रख सकते हो, कुछ इसमें फिक्स नहीं है कौन सा पोर्ट यूज करना है। और नेक्स्ट जो मुझे चीज़ देनी है दैट इज कि भाई क्या इसमें मुझे फॉर्मेट चाहिए, तो फॉर्मेट हमने देखा था क्या रहेगा फॉर्मेट इसका, EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल रहेगी। तो -f EXE, और नेक्स्ट थिंग इज आउटपुट फाइल का नाम क्या रखेंगे। अच्छा, आउटपुट फाइल कहाँ पे स्टोर होगी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, अनलेस मैं उसको कुछ स्पेसिफाई नहीं करता। तो उसको नॉट malware डॉट exe के नाम से मैं रख रहा हूँ।
ओके, तो फाइल जनरेट हो गई। फाइनल साइज ऑफ exe फाइल 73802 बाइट्स। ठीक है, तो मीनिंग कमांड सक्सेसफुली रन कर गया। अब ये जो exe फाइल है, नेक्स्ट स्टेप है कि इसको टारगेट सिस्टम तक पहुंचाना। अब ये जो स्टेप है कई तरह से किया जा सकता है। सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पे यूज होती है काफी केसेस में, कि आपको कोई लिंक दिया जाता है, कहते हैं कि इसको क्लिक करो, कोई फाइल दी जाती है डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, अक्सर जो अपन, जैसे मैंने उस दिन भी बात की थी, पायरेटेड कंटेंट डाउनलोड करते हैं, उसमें भी ये होता है कि इस तरह से किसी तरह का मालवेयर, कोई मैलिशियस फाइल उसमें आ जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक जो मेरा फाइल है मैलिशियस, मतलब ये वाली फाइल, मैं इसको अपने एक वीएम में डाल के रन करूंगा। लास्ट कमांड, कमांड तो ये था जो हमने क्रिएट किया, MSF वेनम -p पेलोड सिलेक्ट किया, फिर उसमें एल होस्ट यानी कि अपने सिस्टम का आईपी बताया, रिवर्स शेल किससे कनेक्ट करेगा, तो उसको एक आईपी भी तो देना पड़ेगा कि कौन से कनेक्ट करना है। फिर उसको एक पोर्ट भी बताना पड़ेगा, कौन से पोर्ट पे कनेक्ट करना है। और फाइनली फॉर्मेट, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए तो exe, और आउटपुट फाइल का नाम क्या होना चाहिए वो हाइफन ओ से स्पेसिफाई कर दिया। -f फॉर्मेट के लिए, एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए ना मेरे को। कई अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स हो सकते हैं, .php, .html, .exe। कोई एंड्रॉयड के लिए फाइल बनाओगे .apk, तो विंडोज के लिए फाइल बनाई तो उसका फॉर्मेट बताना पड़ेगा ना exe। इसलिए यहाँ पे फॉर्मेट से exe लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो फाइल है, इसको मैं क्या करूँगा कि टारगेट सिस्टम तक ले जाऊंगा। कैसे? सिंपली एक पाइथन सर्वर क्रिएट करके, ये तो एक सिंपल पाइथन सर्वर क्रिएट हो गया। इसको मैं एक्सेस करूंगा अपने विंडोज डिवाइस से। यार ये बूट हो रही है, ये जस्ट 1-2 मिनट में ही बूट होता है, उसके बाद ये चीज़ करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग, हम क्या कर रहे हैं कि एक ये फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, MSF वेनम के थ्रू। अब इस फाइल को, नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल मालवेयर जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। ये मैं एक सिस्टम में, एक विंडोज सिस्टम में रन करूंगा, और लिनक्स सिस्टम पे उसका कनेक्शन जो है वो अपन कैच करेंगे, एंड दैट विल गिव अस शेल एक्सेस टू द टारगेट। और उसमें फिर अपन देखेंगे क्या क्या वहाँ से किया जा सकता है। ठीक है, जो विंडोज सिस्टम जिसको मैं टारगेट करूंगा, इवन दैट इज अ वर्चुअल मशीन मेरे सिस्टम पे, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट ऑन एन एक्चुअल सिस्टम, बिकॉज ऑफ कोर्स वो चीज़ दैट इज नॉट एडवाइजेबल कि अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, VMs यूज करके करेंगे ये चीज़। पाइथन सर्वर, दिस इज सिंपली उसको, ताकि मैं विंडोज सिस्टम पे आसानी से फाइल डाउनलोड कर सकूँ, उसके लिए।
ओके, सो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो विंडोज सिस्टम है मेरा, उस पे मैं ये फाइल एक्सेस कर रहा हूँ ब्राउजर के थ्रू। सेव करेंगे इसको। ठीक है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने से पहले एक स्टेप और करना है मेरे को, कि मैं अपने इस पे काली सिस्टम पे आऊँगा। इस सर्वर को अब बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और मेटास्प्लॉइट का जो मेन फ्रेमवर्क है वो खोलते हैं एमएसएफ कंसोल के थ्रू। ठीक है, तो ये खुल गया मेटास्प्लॉइट। और अब इसमें मेरे को करना क्या है कि मैंने सामने वाला जो सिस्टम है उस पर ये फाइल तो भेज दी। जब वो एग्जीक्यूट होगा तो वो मेरे सिस्टम से जो मैंने पोर्ट बताया उस पर कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन वो पोर्ट ओपन भी तो होना चाहिए। आई शुड बी इन अ पोजिशन कि मैं उस पोर्ट पे जो कनेक्शन आ रहा है उसको हैंडल भी कर सकूं। तो मीटर, हाँ, ये मेटास्प्लॉइट में आके यूज, इसका एक मॉड्यूल है मल्टी हैंडलर, उसको अपन यूज करेंगे। और इसमें हमने सबसे पहली चीज तो सेट पेलोड, जो मैंने पेलोड वहाँ यूज किया था, विंडोज मीटर रिवर्स टीसीपी, पहले तो इसमें वो सेट कर दूंगा। अब मैं ऑप्शंस देखूंगा कि इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो उसमें एल होस्ट और एल पोर्ट मुझे बताना पड़ेगा, जो मैंने वहाँ स्पेसिफाई किया था फाइल क्रिएट करते वक्त, तो मुझे यहाँ भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो सेट एल होस्ट और सिमिलरली पोर्ट भी जो वहाँ लिखा था। ये ऑप्शंस, दिस इज नॉट केस सेंसिटिव, ओके, कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये मैंने ऑप्शंस दोनों सेट कर दिए। बाकी और कुछ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। इसको रन कर देते हैं। तो स्टार्टेड रिवर्स टीसीपी हैंडलर ऑन 10.0.2.15 पोर्ट 5678। तो यहाँ पे रिवर्स इसका जो हैंडलर है वो ओपन हो गया। अब मैं अपने जो विंडोज सिस्टम है उसमें जाके वो फाइल एग्जीक्यूट कर देता हूँ। मैंने फाइल एग्जीक्यूट करी तो वहाँ से कनेक्शन मिल गया, सेशन ओपन हो गया मीटर प्रेटर का। ठीक है, तो अब इसमें मीटर प्रेटर में क्या क्या कमांड्स हम रन कर सकते हैं। मीटर प्रेटर क्या है, बेसिकली मेटास्प्लॉइट का एक प्रोप्राइटरी शेल है, विच इज़ बेटर देन नॉर्मल सिस्टम शेल, क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो इट इज़ बेटर देन अ नॉर्मल शेल। तो अभी देखते हैं क्या क्या कमांड इसमें होते हैं, किस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं विद अ मीटर प्रेटर शेल। ठीक है, तो इसका हेल्प अगर मैं मेन्यू लिखता हूँ यहाँ पे, जितने अवेलेबल कमांड्स हैं सारे हो जाएंगे इसमें डिस्प्ले। इसमें पूरी लिस्ट देख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो कमांड्स की जितने भी कमांड्स हम यहाँ पे रन कर सकते हैं उन सब की लिस्ट है। कुछ तो बेसिक कमांड्स जो इसके हैं, क्या बोलते हैं, मीटर प्रेटर के, वो है कि हेल्प मेन्यू, जैसे मैंने ये हेल्प लिखा तो सिंपली आई कुड हैव यूज क्वेश्चन मार्क वहाँ पे, तो वो भी काम कर जाता है। फिर इसी तरह से अगर मुझे बैकग्राउंड करना हो करंट सेशन को, मेटास्प्लॉइट में कुछ और काम करना है तो मैं इसको बैकग्राउंड में डाल सकता हूँ।
उसी तरह से और कई सारे कमांड्स हैं एग्जिट सेशन क्लोज करने के लिए, हेल्प जैसे जो हमने टाइप किया हेल्प मेन्यू के लिए, तो ये तो मीटर प्रिंटर के कमांड्स हैं, सिस्टम कमांड्स नहीं है। अब ये है सिस्टम कमांड्स की कुछ तो बेसिक जो हमारे कमांड्स हैं फाइल सिस्टम के, कैट cd cp, ये सब ls वगैरह, कि क्या क्या फाइल्स हैं सिस्टम में। फिर मुझे कुछ डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, फाइल रिमूव करनी है, नॉर्मल जो भी अपन सिस्टम में कमांड कर सकते हैं शेल पे। ठीक है, फाइल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना, फाइल से कंटेंट्स देखना, फाइल्स डिलीट करना, उस तरह क्रिएट करना, उस तरह की चीज़ें। फिर फाइल डाउनलोड और अपलोड भी कर सकते हैं, कि अगर उस सिस्टम से कोई फाइल डाउनलोड करनी है टारगेट सिस्टम से तो वो हो सकती है आराम से। उस सिस्टम पे कोई फाइल अपलोड करनी है वो भी आराम से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ सामने वाले सिस्टम की, से मान लो आईपी कॉन्फ़िग दिया, तो उसमें कितने नेटवर्क इंटरफेसेस अटैच्ड हैं वो मेरे को दिख जाएंगे, आईपी एड्रेस जो असाइंड है मशीन को वो मेरे को दिख जाएगा। फिर सिस इन्फो अगर करूँगा तो सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। जो टारगेट सिस्टम है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अभी करंटली तो अपन क्या है, लिनक्स, पायरेट लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, और टारगेट सिस्टम जो है वो विंडोज़ है। उसी तरह से और कई सारी चीज़ें हैं, बहुत से कमांड्स रन कर सकते हैं, नेटवर्क से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, लॉग्स क्लियर करने की अपन ट्राई कर सकते हैं उस सिस्टम के, सामने वाले सिस्टम के। एनवायरमेंट वेरिएबल की वैल्यूज देख सकते हो। फिर गेट यूआईडी, यूजर आईडी मिल जाएगा, मान लो गेट यूआईडी करते हैं, कुछ बेसिक एनुमरेशन सामने वाले सिस्टम की, कि पता चले कि हम क्या सिचुएशन है। सर्वर यूजर नेम एडमिन, ओके, तो अभी करंटली मेरे को एडमिन यूजर का एक्सेस है टारगेट पे। फिर उसी तरह से प्रोसेसेस देख सकता हूँ मैं क्या रनिंग है वहाँ पे, प्रोसेसेस स्केल कर सकता हूँ, सिस्टम शटडाउन रिबूट, इस तरह की चीज़ें। हाँ, सिस इन्फो हमने देखा ही है, कुछ इंफॉर्मेशन बेसिक पता चलती है। फिर यूजर इंटरफेस कमांड से यहाँ पे थोड़ा सा जो है, इट कैन एक्ट एज अ स्पाईवेयर। ये सामने वाले सिस्टम पे क्या हो रहा है मैं वो सब भी देख सकता हूँ यहाँ से। फॉर एग्जांपल जैसे ये स्क्रीन शेयर, तो उस सिस्टम पे, टारगेट सिस्टम पे क्या हो रहा है, डेस्कटॉप पे क्या चल रहा है, वो लाइव अपन एज अ वीडियो देख पाएंगे। तो ये चीज़ अगर मैं कमांड रन करता हूँ, स्क्रीन शेयर, ठीक है, तो उसने एक फाइल बना दी इस नाम की। ठीक है, होम यूजर, और इस नाम से फाइल उसने बनाई है। तो इसको मैं ब्राउजर में खोल सकता हूँ। ठीक है, आई कैन से, इसको कॉपी करते हैं, फायरफॉक्स। तो उसने ब्राउजर में ये दिखा दिया। अब करेंटली उस सिस्टम पर मैं जो भी करूँगा वो इसमें दिख जाएगा। लेट्स से मैं विकिपीडिया पर जाता हूँ, या कुछ भी ब्राउजिंग करता हूँ, जो भी होगा उस सिस्टम पे वो लाइव यहाँ पे मेरे को इस विंडो में दिख जाएगा। जो भी करोगे उसकी लाइव स्ट्रीम मिल जाएगी। ठीक है, तो ये स्पाईवेयर की तरह ही एक्ट कर रहा है, कि मेरे को स्पाई करने दे रहा है सामने वाले सिस्टम पे, सामने वाले यूजर पे एक्चुअली, कि क्या हो रहा है सिस्टम में, स्क्रीन पे जो भी चल रहा है वो सारा विजिबल होगा। ठीक है, तो चलो एक फंक्शनैलिटी है। ठीक है, इसको बंद करते हैं। तो ये स्क्रीन शेयर किया था हमने, स्क्रीन शॉट लगे तो सिर्फ एक स्क्रीन शॉट ले लेगा उसका, वो दिखा देगा। तो दिस यू आई सी टी एल, यू आई कंट्रोल, तो उसमें क्या होता है, यू आई सी टी एल इनेबल डिसेबल कर सकते हो।
मतलब इनेबल कीबोर्ड और माउस को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। मान लो तुमने माउस डिसेबल कर दिया तो माउस काम नहीं करेगा उस सिस्टम पे, या कीबोर्ड डिसेबल कर दिया तो उस सिस्टम पे कीबोर्ड काम नहीं करेगा। बट इस तरह के कमांड्स कभी भी कोई अटैकर जो है वो नॉर्मली यूज करेगा नहीं। तो बता सकता है क्यों? अगर वो कोई बता सकते हो ऐसा क्यों कोई अटैकर नहीं करेगा यूज ये कमांड? हाँ, क्योंकि अगर उसने यूज कर लिया तो डेफिनेटली जो सामने वाला यूजर है, मतलब यूजर आज जो विक्टिम है इस केस में, उसको पता चल जाए कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ओके, तो हो सकता है एक बार किया, उसको लगा नहीं, कुछ माउस के साथ टेम्पररी इशू रहा हो या कीबोर्ड के साथ इशू रहा हो। अगर लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम करते रहोगे, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए करते रहोगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसको शक होगा कि देयर समथिंग रॉन्ग। तो कभी भी कोई अटैकर इस चीज का यूज तो करेगा नहीं। हालांकि इट्स एन ऑप्शन बट नो वन इज गोइंग टू यूज इट। अच्छा, अपन स्पाईवेयर की बात कर रहे थे कि इट कैन एक्ट एज अ स्पाईवेयर। एक तो हमने देखा कि स्क्रीन शेयर कर ली मैंने। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है की स्कैन स्टार्ट, स्टार्ट कैप्चरिंग की स्ट्रोक्स। मतलब ये की लॉगर की तरह भी काम कर सकता है कि सामने वाले सिस्टम पे यूजर जो भी टाइप कर रहा है अपने कीबोर्ड से वो सारा भी लॉग करके वो यहाँ पे दिखा देगा। लेट्स से की स्कैन स्टार्ट किया, ठीक है, तो अब उस सिस्टम पे मैं कुछ अगर जाके टाइप करता हूँ तो वो पूरा विजिबल हो जाएगा। लेट्स से आई टाइप समथिंग। ओके, मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूंगा और उसमें आई राइट समथिंग। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे जाके एक नोटपैड फाइल बनाई है, उसमें कुछ लिखा है। की स्कैन डंप जो कमांड है वो अगर मैं करता हूँ तो जो भी कैप्चर्ड की स्ट्रोक्स हैं वो डंप कर देगा। तो क्या किया, मैंने एक फाइल बनाई नोटपैड में, उसका नाम रखा सीक्रेट। उसमें जो भी शिफ्ट एंटर जो भी प्रेस करोगे सारा रिकॉर्ड हो जाता है। और उस फाइल में लिखा माई पासवर्ड इज ये, और इस तरह से फिर एंटर करके उसको सेव कर दिया। तो एक एक चीज सेव हो जाएगी। तो इन केस वो अपना कोई पासवर्ड टाइप कर रहा है या कोई बैंक डिटेल्स टाइप कर रहा है सामने वाला यूजर जो विक्टिम है, वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये की स्कैन जो है उस फीचर से अपन की लॉगर वाले काम भी कर सकते हैं। अभी के लिए स्कैन स्टॉप करते हैं। एक इसमें ऑप्शन ये भी होता है गेट सिस्टम अटेम्प्ट टू एलिवेट योर प्रिविलेज टू दैट ऑफ लोकल सिस्टम। ठीक है, अब उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एडमिन प्रिविलेज है। बट इन केस ऐसा नहीं होता तो यू कैन ऑल्सो, अगर इन केस यूजर लेवल एक्सेस है तो गेट सिस्टम करके सिस्टम जो लेवल की प्रिविलेज लेने की अटेम्प्ट की जा सकती है इसके थ्रू। हैश डंप ये कोशिश करता है हैश सैम डेटाबेस के कंटेंट्स डंप करने की। लेट्स ट्राई दिस। ये तो हैश डंप मैं कर रहा हूँ, तो देखो जो सैम फाइल है, सैम डेटाबेस के कंटेंट्स हैं वो उसने डंप कर दिया यहाँ पे। इसी तरह से और भी चीजें हैं यहाँ पे, जैसे रिकॉर्ड माइक अगेंस्ट स्पाईवेयर की एडिशनल फंक्शनलिटी, रिकॉर्ड ऑडियो फ्रॉम द डिफॉल्ट माइक्रोफोन। सो टारगेट सिस्टम में कोई माइक है, यूजली होता ही है आजकल ज़्यादातर सिस्टम में कोई ना कोई माइक अटैच, तो उससे ऑडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
ठीक है, विक्टिम क्या कह रहा है, क्या साउंड हो रही है वहाँ पे, जो भी पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। वेब कैम के भी कमांड्स हैं। वेब कैम पूरी स्ट्रीम कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या उसमें करंटली हो रहा है। इन केस देयर इज अ वेब कैम अटैच टू द सिस्टम, तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू सी कि वो क्या कर रहा है। तो प्रॉपर स्पाईवेयर की तरह ये एक्ट कर सकता है। ठीक है, ये तो चलो एक एक तरीका है इस चीज को करने का। बाकी एक और टूल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, अभी इसके लिए इसको एग्जिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो अपन टूल देखेंगे उसका नाम है नैनोकोर। ठीक है, ये टूल है विंडोज सिस्टम्स के लिए। और इसके थ्रू भी मतलब क्या है कि मैं एक तरह से अपना एग्जीक्यूटेबल बना के उसको दूसरे सिस्टम पे एग्जीक्यूट करवा के आई कैन गेट कंट्रोल ओवर द सिस्टम। तो बेसिकली सिमिलर चीज जो हमने एक्सप्लॉइट में के लिए एक दूसरा टूल है नैनोकोर। अब मेटास्प्लॉइट लिनक्स पे अपन यूज करते हैं, नैनोकोर अगर विंडोज पे करना हो ये काम। ठीक है, तो इसमें बिल्डर जो से वो सेक्शन है, बिल्डर सेट, बिल्डर मतलब जो एग्जीक्यूटेबल बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो आईपी स्पेसिफाई करने का वो ऑप्शन देता है कि सामने वाला जो सिस्टम है वो किस आईपी पे कनेक्ट करेगा। तो अगर पहला वाला नहीं काम करता है तो यू कैन स्पेसिफाई सेकेंड वन एज वेल। बैकअप, कनेक्शन पोर्ट, कौन से पोर्ट पे कनेक्ट करेगा। और सेटिंग्स दे सकते हो, स्किप यूजर अकाउंट कंट्रोल वार्निंग्स। ठीक है, तो ठीक है, मैं अपनी एग्जीक्यूटिव में ये चीज़ करता हूँ। रिक्वेस्ट प्रोसेस एलिवेशन ऑन एग्जीक्यूशन और रन क्लाइंट व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या कर रहा है, उसको एज अ बैकडोर वहां पे लगा देगा कि जब भी वो सिस्टम स्टार्ट होगा, टारगेट सिस्टम की बात हो रही है, जब भी वो टारगेट सिस्टम स्टार्ट होगा, अगर मैं ये ऑप्शन दे दूं रन क्लाइंट व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट्स, तो एवरी टाइम वो स्टार्ट होते ही मेरे को कनेक्शन मिल जाएगा उसका। तो एज अ बैकडोर हो जाएगा ये, मैं जब चाहूँ सिस्टम को एक्सेस कर पाऊंगा। दूसरी चीज़ ये, अच्छा अभी हम देखेंगे भी ये चीज़। ठीक है, मैं इसके लिए जो टारगेट रखा हूँ दैट इज ऑल्सो विंडोज सिस्टम, सो दैट्स सेपरेट वर्चुअल मशीन। उसको मैं बूट कर रहा हूँ अभी एंड उसमें इसको मैं रन करके दिखाऊंगा। मतलब उसमें ऑलरेडी ये पेलोड है मेरे पास एंड एज सुन एज वो बूटअप होगा मेरे को यहाँ पे इनकमिंग कनेक्शन मिलेगा। ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, इसको करके फिर कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूटेबल सेव होगा, जो भी नाम देना है उसको यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी एडवांस सेटिंग्स वगैरह ये सब अपने को नहीं छेड़ना है। ठीक है, हाँ। कनेक्शन ये वाला सेक्शन है, मतलब कितने, जो भी अगर विक्टिम है उसके डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे अगर कोई ऐसा सिस्टम है तो। अभी वो बूट हो रहा है सिस्टम, जैसे ही बूट होता है इट शुड गिव अस अ कनेक्शन यहाँ पे।
देखो जैसे ही वो बूटअप हुआ सिस्टम, यहाँ पे इनकमिंग कनेक्शन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो कनेक्शन वाला सेक्शन है उसमें एक कनेक्शन मेरे को दिख रहा है। फॉर सम रीजन वो कंट्री, वो यूके डिटेक्ट कर रहा है, बट एनीवे चलो उसको छोड़ो। तो अब जो है, ये क्यों आया कनेक्शन मेरे पास, क्योंकि मैंने जब वो बिल्ड की थी फाइल, रन व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स वाला ऑप्शन चेक करेगा था। तो वो एज अ बैकडोर काम करता है कि जब भी वो सिस्टम स्टार्ट होगा, मेरे को इनकमिंग कनेक्शन मिल जाएगा वहाँ से। और बाकी उसके कुछ डिटेल्स, आईपी वगैरह यहाँ पे दिख रहा है कि उस सिस्टम का क्या आईपी एड्रेस है, कौन से पोर्ट पे कनेक्शन मिला है मेरे को, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वहाँ पे, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है, कब फाइल बिल्ड हुई थी, फाइल किस नाम से चल रही है। तो DHCP SS.exe मतलब अपने आप ही ये नाम ऐसा लेता है कि अगर नॉर्मली तुम देखोगे तो लगेगा कि यहाँ तो नॉर्मल सिस्टम की सर्विस है। DHCP जो सर्वर है, या DHCP की जो प्रोसेस है, वो है ये तो। ठीक है, अब इसको मैं राइट क्लिक करूंगा तो मुझे इस तरह से अलग अलग ऑप्शन आएंगे। तो पहला सेक्शन इज कनेक्शन, मुझे रीस्टार्ट करना है या डिस्कनेक्ट करना है उसको, शट डाउन करना है सिस्टम को, या ये जो मेरा फाइल है नैनो कोर में जो मैं बनाई है उसको अनइंस्टॉल करना है। तो अभी तो इनमें से मुझे कुछ नहीं करना है। फिर सिस्टम अगेन रिबूट और शट डाउन के ऑप्शन है। बेसिकली क्या है कि ये जो नैनो कोर है इसमें अलग अलग प्लगइन है। तो एवरी अदर ऑप्शन, एवरी जो इंडिविजुअल ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, वो एक डिफरेंट प्लगइन है। तो कई बार ये होगा कि कई प्लगइन्स में सिमिलर फंक्शनैलिटी देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ पर डिस्कनेक्ट, शट डाउन, रीस्टार्ट, और इस प्लगइन में भी सेम ऑप्शन है, रीबूट, शट डाउन। तो ऐसा हो जाता है, ओवरलैप इन फंक्शनैलिटी होती है। तो ऑर्गेनाइज नोट्स वगैरह कुछ क्रिएट करने हो, ग्रुप बाय, तो अगर मल्टीपल आपके पास क्लाइंट्स हैं तो उस हिसाब से अपने को वो सब नहीं करना है यहाँ पे। अच्छा, अब मेन शुरू होता है टास्क। मेन जो फंक्शनैलिटी है, फाइल ब्राउजर। मैं फाइल ब्राउजर अगर खोलता हूँ तो ये है सामने वाला सिस्टम जो नीचे दिखाया हुआ है, और ऊपर जो है ये मेरा सिस्टम है। मैं चाहूँ तो आराम से इन दोनों सिस्टम्स के बीच कोई भी फाइल्स एक्सचेंज कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फाइल है कॉन्फ़िग नाम की। ठीक है, कहाँ पे, टारगेट सिस्टम पे। मैं राइट क्लिक करके इसको अगर डाउनलोड कर दूँ तो मेरे सिस्टम पे आ जाएगी। मैं रिफ्रेश करते हैं, ये देखो आ गई यहाँ पे। इसी तरह से अगर कोई फाइल अपलोड करनी है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसको मेरे को अपलोड करना है, अपलोड एज इन टारगेट सिस्टम पे डाल रहा हूँ मैं। यहाँ पे रिफ्रेश किया और सिस्टम पे आ गई फाइल। इसको चलो डिलीट करता हूँ। डिलीट कहाँ से, टारगेट सिस्टम से कर रहा हूँ मैं डिलीट। जो भी मेरे को ऑपरेशन करना है फाइल वगैरह पे, सारा आराम से हो जाएगा। इसको भी हटा देते हैं केन को। सिमिलरली ये डिलीट करते हैं। सॉरी ये। ठीक है, तो अब चलो ये तो दोनों VMs हैं, इतनी ज़्यादा फाइल्स है नहीं दोनों में, बट इसके थ्रू पूरा सिस्टम जो है, टारगेट सिस्टम, उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो क्या क्या है। ठीक है, एंड फाइल्स आराम से ट्रांसफर दोनों सिस्टम्स के बीच हो जाती हैं। इस तरह से टास्क मैनेजर खोल सकते हो। तो टारगेट सिस्टम का टास्क मैनेजर खुलेगा ये, ठीक है, अपने सिस्टम का नहीं है, टारगेट सिस्टम के लिए। तो ये DHCP दिस SS.exe, ये अपना जो मैलिशियस एग्जीक्यूटेबल हमने क्रिएट किया है वो इस नाम से चल रहा है। बाकी जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। अगेन नॉर्मल जो टास्क मैनेजर जिस तरह की डिटेल दिखाता है, सेम चीज़। फिर रजिस्ट्री एडिटर, अगर मुझे उस सिस्टम की रजिस्ट्री में कुछ चेंजेस करने हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं उसको।
फिर रिमोट कंसोल, रिमोट शेल के लिए। फिर नेक्स्ट वाले पे आते हैं माउस स्वैप और अनस्वैप। अगेन ये दिस इज नॉट समथिंग जो एक एक्चुअल अटैकर यूज करेगा। माउस स्वैप से एक होता क्या है कि लेफ्ट और राइट क्लिक एक्सचेंज हो जाते हैं। तो उस सिस्टम पे अगर ये माउस स्वैप किया है, अब क्या होता है कि यहाँ उस सिस्टम पे लेफ्ट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक होगा और राइट क्लिक करोगे तो लेफ्ट क्लिक होगा। अगेन दिस इज नॉट समथिंग जो एक अटैकर यूज करेगा, क्योंकि वो मतलब डिटेक्ट नहीं होना चाहेगा। फिर सेंड मैसेज बॉक्स मतलब उस मैसेज लिखा और चला गया। इस तरह से अगर सेंड मैसेज बॉक्स किया तो यहाँ पे जो टारगेट सिस्टम है उस पर एक तरह से मैसेज बॉक्स आ गया, लेकिन अच्छे टाइटल बॉडी करके आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा दिक्कत वाला है। दूसरा प्लगइन है जो मैसेज बॉक्स के लिए यूज होता है, उसमें मैं दिखाता हूँ, दैट इज बेटर। फिर सीडी ट्रे ओपन और क्लोज कर सकते हो, उससे भी फायदा एज एन अटैकर तो कुछ नहीं। और आजकल सीडी ट्रेज होती भी नहीं है काफी डिवाइसेस में। तो ओपन वेब पेज, कोई भी वेब पेज जो है ओपन करा सकते हो उस वेबसाइट पे। ठीक है, जैसे मान लो कस्टम मैंने कोई वेब पेज ओपन कराना चाहा, लेट्स से ट्विटर ओपन कराते हैं, नथिंग मैलिशियस, बस एज एन एग्जांपल। एचटीटीपी, ये एचटीटीपी बहुत जरूरी है उससे पहले, एचटीटीपी एचटीटीपीएस। ठीक है, ये ट्विटर डॉट कॉम करके मैं ओपन क्लिक करता हूँ और आता हूँ टारगेट डिवाइस पे। तो इसमें अब ब्राउजर ओपन करके उस पेज पे चला जाएगा। फॉर सम रीजन खुल रहा है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे ट्विटर खोलने के लिए डाला था लिंक उसमें। तो यहाँ पे वो पेज खुल जाएगा। अब इसका एज एन अटैकर ये यूज हो सकता है कि कोई वेब पेज ओपन करवा के, कुछ मैलिशियस पेज ओपन करवा के कुछ डाउनलोड करवा सकता है। और तो हाँ यूज होता है ये चीज़। ठीक है, वापस आते हैं उस पर, अटैकिंग जो सिस्टम कर रहा था। और भी यहाँ पे प्लगइन्स हैं। रिमोट स्क्रिप्टिंग मतलब मान लो कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करानी है, पाइथन स्क्रिप्ट, जावा, बैच फाइल या एचटीएमएल, तो वो एग्जीक्यूट करा सकते हो टारगेट पे। रिकवर पासवर्ड, अब ये रिकवर पासवर्ड मतलब सिस्टम पासवर्ड नहीं, बट ब्राउजर में स्टोर्ड पासवर्ड्स। जो अपन होता है ना कि कभी कभी मान लो गूगल क्रोम यूज़ किया या फायरफॉक्स यूज़ किया, किसी साइट पे गए और उसके लिए अकाउंट बनाया, पासवर्ड ब्राउजर सजेस्टेड पासवर्ड यूज़ किया और वो ब्राउजर में सेव हो गया। अब वो वीएम है, उसमें उतना डेटा है नहीं, इसलिए एटलीस्ट
अवेलेबल है ही नहीं कोई पासवर्ड्स। मैनेज फाइल्स तो हम देख ही चुके हैं, बट जो पहले वाला जो दूसरा प्लगइन था उसका फाइल मैनेजर, दैट इज मच बेटर। फिर उसमें टेस्टिंग स्लो लोड अच्छा है, दिस इज अ वेरी स्लो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, बेसिकली यूजलेस है वो। और क्या टूल्स हैं, ब्राउजर है, अगेन फाइल ब्राउजर, सिमिलर टू जो हमने पहले देखा था। सेंड मैसेज, कोई मैसेज अगर भेजना हो उसको, तो यूजली अटैकर्स कभी कभी डराते हैं उसको मैसेज भेज के। रिमोट एग्जीक्यूट, कोई फाइल एग्जीक्यूट अगर करवानी है। अपडेट क्लाइंट, तो अगेन आप अपडेट क्लाइंट तो सामने सामने नहीं करवाओगे यूजर के। क्लियर मेमोरी, क्लियर प्रोसेसेस, एंड दिस इज, अच्छा ये वेब कैम के लिए है। वेब कैम तो ठीक है, वहाँ पे सिस्टम का नहीं कंसिडर कर रहे। और टूल्स हैं यहाँ पे, सेंड मैसेज बॉक्स, अच्छा दिस इज बेटर। जो हमने मैसेज बॉक्स देखा था ये फिर भी सेंड कर देता है। तीन अलग अलग तरह के बॉक्सेस हैं यहाँ पे, इंफॉर्मेशन, वार्निंग और एरर। अच्छा एरर टाइप देना है तो मतलब वार्निंग है देना है, वार्निंग सिस्टम इज हैक, जस्ट एन एग्जांपल। इस तरह से कोई ऐसे यूजली लिखता नहीं है। इस तरह से मैसेज बॉक्स सेंड करोगे तो जो टारगेट डिवाइस है वहाँ पे ऐसा मैसेज बॉक्स आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा कुछ सोशल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हो कि तो लंबा सा मैसेज लिखो कि सिस्टम में ये इशू है, और उसको बोलो कि इस लिंक पे जाके फिक्स डाउनलोड करो, तो मैलिशियस लिंक दे दो ताकि वो वहाँ से कुछ और डाउनलोड कर ले। या सीडी ड्राइव ओपन क्लोज, सेंड भी मतलब अनोइंग सी साउंड भेज देगा। ओपन प्रोसेस, कोई प्रोसेस ओपन करना हो तो माउस बटन, रिवर्स रीसेट, जैसे स्वैप ऑन स्वैप देखा था सेम चीज। मॉनिटर ऑन या ऑफ करने का भी ऑप्शन है इसमें। बाकी तो नॉर्मल सर्विलेंस में रिकवर पासवर्ड भी ब्राउजर वाले, डीएनएस रिकॉर्ड्स सिस्टम के लिए देखना हो। अब अगेन वो सिस्टम ब्लैंक रहता है तो वीएम है, कुछ डेटा है ही नहीं उसमें। मॉनिटर कीबोर्ड, जो हमने देखा था की स्ट्रोक्स कैप्चर करने के लिए की, जो की लॉगर टाइप फंक्शनैलिटी थी। मैंने वहाँ पे न्यू फाइल बना के, ए नाम की एक फाइल बना के एंटर कर दिया उसमें, तो वो चीज़ उसने लॉग करी है। जैसे हमने वो देखा था की लॉगर, सेम चीज़ वो है। जैसे ब्राउज लॉग सिस्टम के वीडियो फीड्स, ऑडियो फीड्स, वीडियो मतलब वेब कैम, ऑडियो जो माइक है उसके थ्रू एक्सेस, मतलब एक्सेस जो भी माइक से रिकॉर्ड हो सकता है वो रिकॉर्ड करना। तो ठीक है, ये तरह इस तरह की फंक्शनैलिटी यूज की जा सकती है। और दिस इज अ टूल नैनो को, ये विंडोज पे काम करता है, इसके थ्रू अपन एग्जीक्यूटिव्स बना सकते हैं दूसरे विंडोज सिस्टम्स के लिए। ओके, तो मालवेयर थ्रेट्स जो है उसका प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक, 1:15 पे अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक इफ यू हैव एनी डाउट्स गो ओवर देम, एंड तब पूछ के फिर अपन वो सॉल्व करके वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर।
ओके, लिंक टू डाउनलोड, एक वेबसाइट है, मैं उसमें नाम लिख देता हूँ, getintopc.com करके वेबसाइट है। वहाँ पे विंडोज़ वगैरह के जितने वर्जन हैं सारे आराम से मिल जाते हैं, तो वहाँ से ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो है टॉपिक उसको स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ डिनायल ऑफ सर्विस या DOS। तो अच्छा, कोई फेमिलियर है इस टर्म से, डिनायल ऑफ सर्विस से? यस, बता सकते हो क्या है? नॉट अलाउइंग यूजर टू एक्सेस। ओके, बेसिकली डिनायल ऑफ सर्विस जो वर्ड है वो वहीं से आता है कि जो लेजिटिमेट यूज़र है उसको वो सर्विस डिनाई कर दी या वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है। मीनिंग यूजली क्या होता है, मान लो कोई वेबसाइट है या कोई दूसरी सर्विस है, उसको इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट मिल गई या इतना ज़्यादा उसको लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्रैश हो गया। अब जैसे मान लो कोई कॉलेज वेबसाइट है, उसकी नॉर्मल कैपेसिटी है कि हाँ एक टाइम पे इट कैन हैंडल 5000 कनेक्शंस, तो रिजल्ट्स के दिन सब लोग एक साथ ट्राई कर रहे हैं एक्सेस करने की, तो वो 6000 कनेक्शंस हो गए वहाँ पे एक टाइम पे। जो कनेक्शंस आ 6000 रिक्वेस्ट जो उस वेबसाइट पे जा रही हैं, वो हैंडल नहीं कर सकता वो सर्वर उतने, तो वो क्रैश हो जाएगा। तो लेजिटिमेट यूजर्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं उसको, उनको वो सर्विस डिनाई हो गई है, वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन को कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। और अगर इस तरह का जानबूझ के कोई अटैक किया किसी ने, किसी सर्विस को क्रैश किया है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज के, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भेज के, तो उसको, उस तरह के अटैक को कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अगर हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वह अटैक ही है, हो सकता है सर्वर की ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वो एक टाइम पे ज़्यादा ट्रैफिक आया तो हैंडल नहीं कर पाया। तो ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डॉस अटैक कहते हैं उसको। एंड ये जो है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बहुत ही सीरियस मतलब चीज़ होती है। एज एन एथिकल हैकर, अगर जैसे किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, कुछ टेस्ट कर रहे हो, तो वो कभी अलाउ नहीं करेगा तुम्हें डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करने का अपने सिस्टम्स पे। यू विल नेवर बी अलाउड टू डू दैट। ठीक है, इसका, अच्छा इसका रीज़न कौन बता सकता है?
कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक अलाउड नहीं होते कभी भी। सर्विसेज आर इम्पैक्टेड, एग्जैक्टली। उससे होता ये है कि मान लो अगर मैं टेस्ट कर रहा हूँ किसी क्लाइंट के सिस्टम्स को, मैंने उनका अगर डिनायल ऑफ सर्विस कर दिया, कोई सिस्टम क्रैश कर दिया, तो बिजनेस क्रिटिकल सर्विसेज जो हैं वो इम्पैक्ट हो सकती हैं। और उससे डिपेंडिंग ऑन एग्जैक्टली वो सर्विस क्या है, उसमें फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ठीक, एज लॉन्ग एज वो सर्विस डाउन है। हो सकता है कि लॉस ऑफ रेपुटेशन भी हो। अब यार आपकी अगर सर्विस का जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो काफ़ी देर के लिए अनअवेलेबल है, तो डेफिनेटली इट विल हैव सम इम्पैक्ट ऑन योर कंपनीज रेपुटेशन। तो वो भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनी के लिए। इसलिए इस तरह के अटैक्स को कभी एज एन एथिकल हैकर हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है हमें। ओके, इसका डाउन टाइम कैन कॉज अ ह्यूज लॉस, एग्जैक्टली। डाउन टाइम कैन कॉज अ ह्यूज लॉस, वो किसी को नहीं चाहिए। इवन जो जैसे अटैकर्स होते हैं, जो ब्लैक हैट्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो लोग भी, उनका कभी भी मेन जो मकसद है वो ये नहीं होता कि डिनायल ऑफ सर्विस करें। ठीक, कभी वो मेन टारगेट लेके नहीं चलता कि डिनायल ऑफ सर्विस करना है, बिकॉज एक तो डायरेक्ट कोई इससे बेनिफिट है नहीं। ठीक है, इससे ना अटैकर को कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ना कोई पैसा मिल रहा है। सिंपली जो भी सिस्टम है, जो भी सर्विस है, वो थोड़ी देर के लिए अनअवेलेबल रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं है अटैकर को भी और एज अ टेस्टर हमें भी कोई बेनिफिट नहीं है इस चीज़ का। तो अगर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता भी है, पहली बात तो बहुत कम केसेस होते हैं चाहे एक्चुअल टारगेट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि अटैकर्स डिनायल ऑफ सर्विस करते हैं एज अ डिस्ट्रैक्शन, कि जो सर्विस अगर डाउन हुई है कोई, तो सबका ध्यान उसकी तरफ लग जाएगा कि हाँ इसको रिस्टोर करते हैं, एंड मीनवाइल वो अपना कहीं और कुछ सेपरेट कुछ और अटैक कर रहे होते हैं। तो इसको एज अ डिस्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं अटैकर्स। ओके, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स को। ठीक है, व्हाट इज अ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक? तो बाय डेफिनेशन तो क्या लिखा है, इट्स एन अटेम्प्ट टू मेक अ मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर्स। ये टेम्परेरीली और indefinitely interrupt or suspend service of a host connected to the internet। तो बेसिक जो है डेफिनेशन ये दी है इसकी डिनायल ऑफ सर्विस की, एंड दैट इज द सेम जो हमने डिस्कस किया है। साइंस ऑफ अ पोटेंशियल डॉस अटैक, अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ रिसोर्स। कोई वेबसाइट अगर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो नॉर्मली तो अच्छी चलती है, लेकिन उस दिन एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो उसको, या फिर ऐसा हुआ कि बहुत टाइम लगा एक्सेस करने में, बहुत स्लो चल रही है वेबसाइट, तो स्लो परफॉर्मेंस भी एक साइन होता है कि हो सकता है डॉस अटैक हो रहा है उसको। या फिर कि बीच में कोई पेज खुल रहा है, फिर वो कह रहा है अनअवेलेबल, फिर कुछ पेज खुल रहा है। यूजली क्या होता है,
अगर तुम लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया हो ये कि कोई भी रिजल्ट्स जब आते हैं कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे, गवर्नमेंट एग्जाम्स के जब भी रिजल्ट्स आते हैं, वो जिस दिन निकलते हैं उस दिन एक्सेस करने की कोशिश कर लो। ये या तो पहली बात तो वेबसाइट खुलेगी बहुत देर से, उसके बाद बहुत धीरे चलती है। अब वहाँ पे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कोई नहीं कर रहा है, बट जितने लोग एक टाइम पे लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे रिजल्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो सर्वर प्रॉपरली उसको हैंडल नहीं कर सकता, कैपेसिटी नहीं है उसकी। तो डॉस अटैक में भी सेम तरह की सिचुएशन दिखती है कि वेबसाइट स्लो चल रही है या एक्सेस नहीं हो पा रही। डॉस टारगेट्स दिया हुआ है कि टारगेट यूजुअली ऑफ कोर्स इंडिविजुअल सिस्टम्स को टारगेट नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो तुम किसी नेटवर्क में तुम्हारा सिस्टम है, ऐसे इंडिविजुअली तुम्हारे सिस्टम को, तुम्हारे वर्क स्टेशन को टारगेट नहीं किया जाएगा। पब्लिकली एक्सेसिबल सिस्टम्स को ही मेजरली टारगेट किया जा सकता है, जैसे बैक एंड रिसोर्सेज, जैसे वेब सर्वर्स होते हैं, ठीक है, डेटाबेस सर्वर्स हो गए, इस तरह की चीज़ों को टारगेट किया जाता है। और कुछ केसेस में नेटवर्क और कंप्यूटर स्पेसिफिक डॉस अटैक्स, कि मान लो मैंने नेटवर्क को भर दिया रिक्वेस्ट से, तो इफेक्टिवली थोड़ी देर के लिए वहाँ पे एक डिनायल ऑफ सर्विस हो गया कि नेटवर्क बैंडविड्थ जो है वो पूरी मैंने फिल कर दी रिक्वेस्ट से, तो एक्चुअल ट्रैफिक को जाने में दिक्कत होगी इसमें। अब टाइप्स ऑफ अटैक्स, क्या क्या अलग अलग तरह से डॉस अटैक्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे कॉमन इज, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कह सकते हो, सिन अटैक या सिन फ्लड। तो ये क्या कह रहा है, दिस टाइप ऑफ अटैक एक्सप्लॉइट्स द थ्री वे हैंडशेक विद द इंटेंशन ऑफ टाइंग अप अ सिस्टम। जब स्कैनिंग अपन कवर कर रहे थे, अपन ने डिस्कस किया था टीसीपी हैंडशेक, जो थ्री वे हैंडशेक होती है। और देखो थ्री वे हैंडशेक जहाँ भी टीसीपी यूज़ हो रहा है वो थ्री वे हैंडशेक वहाँ वहाँ यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ भी उसको ध्यान में रखना, टीसीपी हैंडशेक को। इसमें होता क्या है, अटैकर सिन पैकेट्स भेजेगा विद अ बोगस सोर्स एड्रेस, मतलब फेक सोर्स एड्रेस से, सोर्स आईपी जो है वो फेक होगा और उससे वो सिन पैकेट्स भेजेगा। अब जो भी विक्टिम है, ये फेक, हाँ ये फेक पैकेट भेजेगा विक्टिम सिस्टम को, है ना, जो भी विक्टिम सिस्टम है उसको ये पैकेट्स मिलेंगे। तो सिन का रिस्पॉन्स क्या होता है, सिन एक्ट, ठीक है, सिन एक्ट होता है सिन का रिस्पॉन्स। तो सिन एक्ट पैकेट भेजेगा, कहाँ भेजेगा, जो फोर्स्ड आईपी एड्रेस था उस पर वो रिक्वेस्ट भेजेगा। अब उस आईपी की जो सिचुएशन है वो ये होगी कि मोस्ट केसेस में तो ऐसा आईपी होगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, फेक आईपी, या फिर उस नेटवर्क में एग्जिस्ट नहीं करता होगा। तो वो एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो जो विक्टिम सिस्टम है वो रिस्पॉन्स का वेट करता है, थोड़ी देर के लिए तो वेट करता है, ठीक है। इमीडिएटली अगर ऐसे ऐसे नहीं कि इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं मिला तो कनेक्शन बंद हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए वेट करेगा। अब क्या है कि ऐसे मल्टीपल रिक्वेस्ट बहुत सारी भेजी है हमने हमने एज एन अटैकर में, और इस तरह से मल्टीपल कनेक्शंस ओपन हो गए, हाफ ओपन कनेक्शंस हैं सामने वाले सिस्टम पे, विक्टिम सिस्टम पे। अब वो कनेक्शंस, अब हर कनेक्शन थोड़े बहुत रिसोर्सेज तो यूज़ करता ही है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस लगातार हम पैकेट्स भेज रहे हैं, कनेक्शंस ओपन हो रहे हैं, उस सिस्टम के सारे रिसोर्सेज यूज अप हो जाएंगे उसी में। अब क्योंकि वो तो सिनाक भेज के फिर आग का वेट कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है, वो तो कभी मिलेगा ही नहीं उसको, इसलिए वो कनेक्शन वेट करते रह जाएंगे रिस्पॉन्स का। ऐसे बहुत से कनेक्शंस खुल जाएंगे, सिस्टम के रिसोर्सेज वहाँ पे यूज अप हो जाएंगे, इस तरह से फिर वो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। इसको कहते हैं सिन अटैक या सिन फ्लड। क्लियर है?
यस ओके, और देखते हैं क्या क्या टेक्निक्स हैं। ठीक है, फिर आता है आईसीएमपी फ्लड अटैक। अच्छा, आईसीएमपी मतलब जो प्रोटोकॉल है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, कई तरह के इसमें अटैक्स होते हैं। तो आईसीएमपी फ्लड अटैक एज अ ब्रॉडर वो दिया हुआ है, फिर नीचे कुछ आईसीएमपी अटैक्स डिस्कस किए हैं। और जो सिन फ्लड था वो यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये अटैकर की मशीन है लेफ्ट साइड में, या हो सकता है वो किसी बॉट के थ्रू कर रहा हो ये चीज़, विच इज़ द सिचुएशन। काफ़ी कॉमन सिचुएशन है कि अटैकर्स बॉट्स यूज़ करते हैं, कि तुमने कुछ मैलिशियस फाइल डाउनलोड करी, तुम्हारा सिस्टम बॉट बन गया, अटैकर उसको कंट्रोल कर सकता है, एंड अटैकर फिर उस बॉट के थ्रू अटैक करवा रहा है। क्या अटैक करवा रहा है कि सेंड पैकेट भेज रहा है विद स्पूफ्ड आईपी एड्रेस, टारगेट को जब वो मिल रहा है तो वो सेनाक भेज रहा है उस आईपी पे। अब वो आईपी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं सकता, और ये वेट करता रह जाएगा रिस्पॉन्स की। ओके, तो आईसीएमपी में किस किस तरह के अटैक्स होते हैं? तो वन अटैक इज पिंग ऑफ डेथ जिसको कहते हैं। अब ये थोड़ा सा पुराना अटैक है, आज की डेट में इट माइट नॉट वर्क मोस्ट केसेस के लिए। तो इसमें लिखा भी ओरिजिनेटिंग इन द मिड टू लेट 1990s, तो एटलीस्ट 20-25 ईयर्स पुराना अटैक है। Ping of death was a ping packet that was larger than the allowable 64K. Yeah, although not much of a significant threat today due to ping blocking, OS patching, and general awareness. Back in its heyday, the ping of death was a formative and extremely easy to use DOS exploit. तो बहुत ही बड़ा पिंग पैकेट भेजते थे। अब वो इतना बड़ा पिंग पैकेट हैंडल नहीं कर पाते सिस्टम, तो क्रैश हो जाती थी। आज की डेट में अब है क्या कि तुम देखो काफ़ी सिस्टम्स पे पहली बात तो पिंग ब्लॉक्ड होता है। ठीक है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल ही ब्लॉक करके रखते हैं काफ़ी सिस्टम्स तो पिंग पैकेट अगर आता है वो सीधा डिस्कार्ड हो जाता है। ठीक है, उसको प्रोसेस नहीं किया जाता है वहाँ पे। एंड इवन अगर उसको प्रोसेस करते भी हैं तो आजकल इसके अगेंस्ट जो है, इस तरह के अटैक के अगेंस्ट पैचिंग हो रखी है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, तो ये काम नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ काम कर सकता है, जो बहुत ही जो कहते हैं ना काम चलाओ सस्ते राउटर्स, उन पे काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं काम करता। नेक्स्ट इज टीयर ड्रॉप। अच्छा, ये भी अपन आईसीएमपी की बात कर रहे हैं। टीयर ड्रॉप अटैक में क्या होता है, कस्टम क्राफ्टेड फ्रैगमेंटेड पैकेज भेजता है। पैकेट्स के फ्रैगमेंट्स के जा सकते हैं, ठीक है, उनके छोटे छोटे टुकड़े करके भेज सकते हैं नेटवर्क पे। और उन पैकेट में क्या होती है, ऑफसेट वैल्यूज़। वो ऑफसेट वैल्यूज़ जब सामने वाला सिस्टम देखता है तो उसको पता चलता है कि पैकेट्स अरेंज कैसे करने हैं, ये फ्रैगमेंट्स हैं, हम उसको जोड़ के कैसे एक पैकेट बनाना है। तो ये टीयर ड्रॉप अटैक में क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ देते हैं वो गलत देते हैं। तो ये वैल्यूज़ ओवरलैपिंग होती है, तो ढंग से जो फ्रैगमेंटेड पैकेट है उसको असेंबल नहीं कर पाता जो टारगेट सिस्टम है। तो अब वो उसके पास फ्रैगमेंट्स आ रहे हैं कई सारे, बट असेंबल हो नहीं पा रहे बिकॉज उनमें वैल्यूज़ गलत दी हुई है। तो उसी में वो उलझ जाता है सिस्टम और क्रैश कर जाता है। इस तरह के अटैक को कहा जाता है टीयर ड्रॉप अटैक। फिर आता है स्मर्फ अटैक। स्मर्फ अटैक में क्या होता है कि जो अटैकर है वो टारगेट सिस्टम के आईपी को एज अ सोर्स रखता है, ठीक है, और कई सारे आईसीएमपी एको रिक्वेस्ट पैकेज भेजता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे नेटवर्क। उसमें इंटरमीडिएरी साइज दिया है, मतलब सिंपली और जो डिवाइसेस है नेटवर्क में। ब्रॉडकास्ट एड्रेस सब लोग फेमिलियर है ना कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे जो जाता है वो सारे सिस्टम्स पे जाता है वो मैसेज, अगर ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे भेजते हो।
ठीक है। ब्रॉडकास्ट उसी को कहते हैं, मतलब जो एक सिस्टम पे नहीं जा रहा, मल्टीपल सिस्टम्स पे जा रहा है, सब सिस्टम्स पे जा रहा है जो भी उस नेटवर्क में। मल्टीपल सिस्टम्स वाला मल्टीकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट इज ऑल सिस्टम्स। ओके। तो अब क्या होता है कि मैंने पिंग पैकेट्स या आईसीएमपी एको पैकेट्स भेज दिए, एको रिक्वेस्ट पैकेट्स ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे, मतलब सब डिवाइसेस को ये मिलेंगे, सब डिवाइसेस रिस्पॉन्ड करेंगी उसको। और रिस्पॉन्ड किस पे करेंगी? जो सोर्स आईपी दिया हुआ है उसमें, सोर्स आईपी मैंने किसका दे दिया? टारगेट मशीन का। तो बहुत से रिस्पॉन्सेज जनरेट होके कहाँ जाएंगे? टारगेट मशीन पे। और इसमें क्या लिखा है, देयर बाय सैचुरेटिंग द नेटवर्क सेगमेंट, मतलब कि उसकी जितनी भी बैंडविड्थ है उस सिस्टम की वो सारी कंज्यूम हो जाएगी इन पैकेट से। तो इसको कहते हैं स्मर्फ अटैक। फिर आता है फ्रैगल। फ्रैगल में आईसीएमपी की जगह हम यूज करते हैं यूडीपी, जो यूडीपी प्रोटोकॉल है उसको यूज करते हैं। सेम कंसेप्ट है उसका भी। और इन बस उसमें हो ये रहा है कि यूडीपी यूज हो रहा है उसकी जगह। फिर होता है लैंड अटैक, कि जो ट्रैफिक है, पैकेट्स भेजे टारगेट मशीन को, उसमें सोर्स आईपी भी टारगेट मशीन का ही रखा। विक्टिम अटेम्प्ट्स टू एक्नॉलेज द रिक्वेस्ट रिपीटेडली विद नो एंड, तो उसी रिक्वेस्ट को खुद ही को एक्नॉलेज कर रहा होता है और वो लूप में फंस जाता है। फिर ऐसे मल्टीपल पैकेज भेजोगे, मल्टीपल लूप्स में वो फंस जाएगा सिस्टम और क्रैश हो जाएगा। तो ये तो कुछ वो है टेक्निक्स इन अटैक्स की। बाकी ऑफ कोर्स ये तो जैसे जो लैंड अटैक है दैट इज ओवर टीसीपी, फ्रैगल यूडीपी का है, बाकी टीयर ड्रॉप स्मर्फ वगैरह ये आईसीएमपी वाले हैं। जो पहले था सिन फ्लड वो भी टीसीपी अटैक है। तो अलग अलग प्रोटोकॉल से अलग अलग तरह के अटैक्स होते हैं। ओके। फिर डॉस अटैक्स में, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स में एक और टॉपिक आता है, इसको हम कहते हैं डीडॉस अटैक या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगेन पर्पस सेम है, डिनायल ऑफ सर्विस कि टारगेट सिस्टम पे जो है, टारगेट सिस्टम को क्रैश करना। और यहाँ पे लेकिन डिफरेंस ये आ जाता है कि नॉर्मल उसमें, नॉर्मल केस में डिनायल ऑफ सर्विस में मैं एक डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ अटैक कैरी आउट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में मैं मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ कर रहा हूँ अटैक कैरी आउट करने के लिए, कई सारी डिवाइसेस एक साथ अटैक कर रही हैं। उसको कहते हैं डीडोस अटैक या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया हुआ अटैक, एक ही डिवाइस को सारा काम नहीं करना पड़ रहा, मल्टीपल डिवाइसेस कर रही है वो चीज़। अब उसमें फ़ायदा ये है कि ऑफ कोर्स मल्टीपल डिवाइसेस कर रही हैं, तो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ पैकेट्स जो भी सेंड हो रहे हैं वो ज़्यादा है, क्योंकि एक डिवाइस जितने भी पैकेट्स भेज सकती है, मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ करो तो उतने पैकेट्स हर डिवाइस भेज सकती है। और
यूजुअली ये जो डीडोस अटैक्स होते हैं ये कैरी आउट होते हैं बॉटनेट के थ्रू, ठीक है। तो अच्छा, इसमें लास्ट लेकिन एक ये लाइन भी दी हुई है, फ्रॉम अ हाई लेवल a DDoS attack is like a traffic jam clogging up the highway, preventing regular traffic from arriving at its desired destination। तो ये सिचुएशन भी होती है कि इतनी सारी रिक्वेस्ट जा रही है इतनी सारी डिवाइसेस से सेम उस पर, तो वहाँ पे नेटवर्क वैसे ही भर गया इन डीडॉस रिक्वेस्ट के थ्रू, तो एक्चुअल ट्रैफिक नहीं जा पा रहा है, ये सिचुएशन उसने बोली है। और अच्छा, बॉटनेट्स की बात हुई थी। अच्छा, बॉटनेट क्लियर है ना सब लोगों को क्या होता है? बॉटनेट भी देख लेते हैं एक बार क्या होता है, इनकेस कोई डाउट है। Botnet is a collection of internet connected devices which may include PCs, servers, mobiles, IoT devices that are infected and controlled by a common type of malware. Users are often unaware of a botnet infecting their system। तो वही बॉटनेट अगर किसी malware इन्फेक्शन के थ्रू वहाँ सिस्टम बॉट बन गया है तो अटैकर उसको कंट्रोल करके इस तरह के अटैक्स में यूज़ कर सकता है। और बॉटनेट इज अ नेटवर्क ऑफ बॉट्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस। तो कलेक्शन क्या है, वो नेटवर्क है पूरा इस तरह के बॉट्स का। और उससे हो ये रहा है कि अटैकर, जैसे यहाँ पे जो डायग्राम दिखा हुआ है इस पर वापस आते हैं, ठीक है। अटैकर की डिवाइस है ये, उसने दो सर्वर्स रखे हुए एज हैंडलर्स, तो ये सर्वर को सिग्नल भेजता है। सर्वर्स जो है फिर जो बॉटनेट की बाकी डिवाइसेस हैं उनको कमांड भेजते हैं कि क्या करना है। एंड फिर ये जो डिवाइसेस हैं बॉटनेट के अंदर, ये डिवाइसेस सारी अटैक भेजती हैं, ठीक है, अटैक का ट्रैफिक भेजती हैं। तो अटैकर कंट्रोल कर रहा है बेसिकली पूरा बॉटनेट और उसके थ्रू वो अटैक करवा रहा है। तो मतलब उसको ये भी नहीं है कि अपनी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो, बॉटनेट के थ्रू अटैक करवा रहा है। उसमें उसको ये भी फ़ायदा है कि वो डिटेक्ट होने से बच सकता है, बिकॉज अटैक आया कहाँ से, बॉटनेट के थ्रू, उसने डायरेक्टली अपने सिस्टम से अटैक नहीं किया है। तो डीडॉस अटैक्स जो होते हैं वो इस तरह से बॉटनेट के थ्रू करवाए जाते हैं। और बॉटनेट्स, एक जो और चीज़ मेंशन थी कि अगर तुम्हारा सिस्टम बॉटनेट का हिस्सा है तो ऐसा हो सकता है काफ़ी केस तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि तुम्हारा सिस्टम बॉटनेट का हिस्सा है, बिकॉज इन malware इन्फेक्शंस अनडिटेक्टेड चले जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये जो डिस्कस किया ये क्लियर है। यस, ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो। तो सर मैं ये पूछ रहा था, हम्म। अरे ये जो पेलोड बताया आपने, पेलोड जब हम लोग को लिंक भेजते हैं तो ये एंटीवायरस डिटेक्ट कर लेता है इनको। पेलोड जो भेजा जाता है यूजली उसके एंटीवायरस इवेजन टेक्निक्स भी होती हैं, बट वो इस कोर्स के परव्यू में नहीं आता, वो एडवांस टॉपिक है काफ़ी, एंटीवायरस इवेजन। दूसरा सर ये था कि जैसे हमने किसी में एक पेलोड डाल दिया, इनेबल करा दिया, हम्म। और एक दिन हमारा सेशन से कनेक्ट हो गया, फिर हम लोग ऐसे, हम और विक्टिम दोनों ही बंद करके चले गए कंप्यूटर, नेक्स्ट दिन अगर चालू किया तो फिर इसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, दोबारा से वो करना, क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने वो जो नैनो कोर दिखाया था वो देखा था ना पार्ट तुमने? हाँ हाँ। उसमें क्या हुआ था कि मैंने जैसे ही सिस्टम स्टार्ट किया
तुरंत मुझे कनेक्शन आ गया था, जबकि वो दोनों सिस्टम बीच में कई बार बंद हुए हैं। ठीक है, जैसे लेकिन उसमें ये था कि वो सिंपल एक ऑप्शन तुमने सिलेक्ट करना है कि स्टार्ट व्हेन कंप्यूटर, रन व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स। वो नैनो टोर में तो चालू है सर, वो लिनक्स वगैरह वो जो बनाकर अपन पेलोड जनरेट करके भेजते हैं उसको वाले। मेटास्प्लॉइट में जो बनाया है उसमें ये फीचर नहीं रहता है कि स्टार्टिंग, मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक बार कनेक्शन हो गया फिर अगर बंद कर दिया दोबारा से फिर भेजना पड़ेगा लिंक? उसके लिए फाइल एग्जीक्यूट दोबारा से करवानी पड़ेगी। फाइल बार बार भेज बनानी नहीं है, एग्जीक्यूट दोबारा करवानी पड़ेगी। जो भी हमने फाइल बनाई थी ना, एग्जीक्यूटेबल बनाया था हमने वहाँ पे, हाँ, हाँ। तो वो एग्जीक्यूटेबल एग्जीक्यूट दोबारा से करवाना होगा उसके लिए। अच्छा सर, एक चीज और थी सर, ये हाँ। मैं थोड़ा सा लैब बना क्रिएट करके इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है मुझे। मैंने मतलब अपने क्या? इसमें क्या बेटा, तो जो मैंने अपना ये बनाया है इसमें वर्चुअल बॉक्स भी डाल रखा है और वो दूसरा है VMware भी है। लेकिन इसमें हम्म। थोड़ा सा मुझे जब वो जो परफॉर्म करता हूँ थोड़ा प्रॉब्लम से मतलब समझ में नहीं आ पाता है कि IP कौन सा, कैसे इसको कनेक्ट करना, कैसे क्या करना, एक दूसरे को करना, स्कैन वगैरह करने में थोड़ा सा। अच्छा, बेसिकली ये चाहिए ना कि जैसे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स हैं तो सारी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए, तो वैसे ये करना चाह रहे हो ना? जैसे हाँ, जैसे मेरा VMware है, उसमें हाँ। मेरा Windows 7 है, Windows 10 है और काली लिनक्स है। हाँ। और मेरा सिस्टम जो मेन है उसमें Windows 7 है। तो इनको नेट को आप उसमें कनेक्ट करना और एक दूसरे को करना, स्कैन करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा वो लग रहा है, मतलब क्लियर हो नहीं पा रहा था। अच्छा, मेन देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि जो मशीन्स है, वर्चुअल मशीन्स है, वो सारी सेम नेटवर्क पे हो। ठीक है, जैसे चाहे VMware है चाहे वर्चुअल बॉक्स है, उसकी जो नेटवर्क अडाप्टर सेटिंग्स हैं उसमें से ये इंश्योर करो कि सेम नेटवर्क पे हो वर्चुअल मशीन्स। मेन VMware यूज़ कर रहे हो? अब VMware था पहले, मैंने अभी कल फिर मैंने वर्चुअल बॉक्स भी डाउनलोड किया था, वो भी डाल दिया उसमें भी, मैंने वो डाल रखा है Windows 7। अच्छा, अब वर्चुअल बॉक्स और VMware के बीच में कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन VMware के अंदर जितनी मशीन्स हैं वो आपस में बात कर सकती हैं, वर्चुअल बॉक्स के अंदर जितनी मशीन्स हैं वो आपस में बात कर सकती हैं। और जो मैन वाले उससे मैन हाँ, कंप्यूटर से मेन मैन। सिस्टम से, जो होस्ट सिस्टम से भी इंटरेक्ट कर सकती हैं मशीन्स। नेटवर्क ठीक है। सेटिंग क्या दे रहे हो मतलब VMs को? नेट वाली। हाँ, नेटवर्क सेटिंग क्या है? नेट दिया हुआ है सबको? हाँ नेट दिया, नेट नेट NAT। में अब क्या है, सारे सिस्टम्स जो हैं इंटरनेट से तो कनेक्ट कर पाएंगे, हाँ हाँ। लेकिन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक ऑप्शन आता है नेट नेटवर्क का। ठीक है, तो नेट नेटवर्क वाला ऑप्शन यूज़ करके देखो। ठीक है, देख मुझे बताइए। उसमें और लेकिन सेम नेट, उसमें फिर सारी मशीन्स के लिए वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सारे सेम नेटवर्क पे आ जाएंगी, फिर आपस में वो इंटरेक्ट कर पाएंगी सारे। अच्छा एक सर, एक वर्चुअल। एक एक चीज और सर, जो आपने बताया था क्योंकि उससे मैं क्लास ले नहीं पाया, मैंने आपने रिकॉर्डिंग देखी थी, ये सिन पैकेट है, सिनाप ये है, ये आपने जो इनका प्रैक्टिकल नहीं बताया कि सिनाप को हम कैसे भेज सकते हैं, क्या मतलब कि क्लास में तो बताया नहीं। क्या चीज़? सिनाप पैकेट इसका प्रैक्टिकल कोई? प्रैक्टिकल जो हमने स्कैन्स किए हैं उसमें वो सिनसैनाक यूज़ हो रहा है, टिना, टिन बोल रहा हूँ, TCP में जो भी कनेक्शन होता है वो इन पैकेट्स को यूज़ करता है। अलग से कोई ऐसे सेंड नहीं करना है मेरे को सिन पैकेट कहीं, ऐसा नहीं कि मैं सिन हमें पैकेट। पता कैसे चलेगा सामने से पैकेट कौन सा आया है? सामने से स्कैनिंग जब हम करते हैं, जो रिस्पॉन्स आता है उसके बेसिस पर टूल खुद बताता है। देखो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, सिन सैनाक और जो जितने भी TCP फ्लैग्स हैं, हम्म। ये सारा बिहाइंड द सीन्स होता है। ठीक है, ब्राउज़र और सिस्टम खुद हैंडल करता है, ये हमें अपने आप से नहीं करना होता। इवन तो जैसे जब मैं ऐसे Nmap यूज़ कर रहा हूँ। जैसे जैसे बताया कि हमें रीसेट पैकेट भेजना है, उसके बाद फिन पैकेट, तो फिन पैकेट हम कैसे भेजेंगे फिर अपनी तरफ से? फिन पैकेट हमने वो देखा था ना स्कैन में, हाँ, तो थोड़ा सारी सा। वीडियो देखी स्कैनिंग की। हाँ देखी थी सर मैंने, उसमें प्लस करने में थोड़ा सा लेट आ पाया था मैं, तो उसमें मतलब हमारे लिए कोई स्पेशल कमांड नहीं है कोई फिन पैकेट भेजने की, ये फिन पैकेट हम भेज रहे हैं। नहीं, ऐसे अलग से कमांड नहीं है, Nmap के अंदर है। ठीक है, उसके बेसिस पे जो फिन पैकेट भेज रहे हो, फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो भी
बता देगा इनमें कि किस तरह का पैकेट रिसीव हुआ सामने से। तो सर उसमें क्या बोलते हैं, जो मोबाइल वाले में एक वो पीडीएफ थी उसमें, एच पिंग 3 करके है, ये क्या चीज़ है? एचपिंग 3 एक दूसरा टूल है, मतलब उसका काम सेम है जो एनमैप से कर सकते हैं, बट एनमैप जितना अच्छा नहीं है वो। ठीक है, ठीक। काम उसमें सेम होते हैं एनमैप वाले। ठीक है, बस कुछ नहीं, वो इसलिए पूछा था, मैं बोला वो थोड़ा लैब में दिक्कत आई थी, बोला लैब का थोड़ा सा पूछ लूँगा कैसे क्या है। नहीं वो ठीक है, पूछो जो भी। देखो पूछने में कभी कोई वो नहीं है, जो भी दिक्कत लगे वो पूछनी चाहिए। एचपिंग 3 वही काम एनमैप वाला है, बट एनमैप जितना अच्छा है नहीं, इसलिए मैं उसको फिर हम लोग नहीं कवर करते बिकॉज। और सर हम लोग प्रैक्टिकल करना चाहे तो अपने मतलब कोई ऐसी कोई साइट वगैरह नहीं है जिस पर हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ये डीडोस अटैक वगैरह, ये कोई ऐसा कोई कहाँ कैसे नहीं कर नहीं, सकते डॉस वगैरह तो कुछ नहीं करना है प्रैक्टिकल किसी भी साइट पे। हैं? अपने अपनी लैब पे ही कर सकते हैं बना करके। हाँ, लैब में कर सकते हो। जैसे मेटास्प्लॉइटेबल करके एक वीएम आता है, उसको डाउनलोड कर लो, उस पर करके देखो इस तरह की चीज़ें, कौन सा वीएम आता पे है? आराम से कर सकते हो। कौन आता है, कौन सा आता है सर? डॉस तो वैसे ही कहीं नहीं कर सकते यार, नहीं किसी भी नहीं, ये वेबसाइट पे। मेटास्प्लॉट के लिए कौन सा बताया आपने? मेटास्प्लॉइटेबल नाम की एक वर्चुअल मशीन आती है, उसका नाम लिख देता हूँ चैट में। हाँ सर, चैट में नाम लिख लीजिए। मेटास्प्लॉइटेबल, ठीक है। हम्म, तो इसको देखना मेटास्प्लॉइटेबल, इसको डाउनलोड करो। हाउ टू क्रिएट सेशन विद पर्टिकुलर पोर्ट ऑफ टारगेट। टारगेट का पोर्ट नहीं सेलेक्ट कर सकते इसमें एमएसएफ वेनम पेलोड में। अगर बाइंड शेल कर रहे हो तभी सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें फिर आर पोर्ट आ जाएगा, आर होस्ट आ जाएगा। रिवर्स शेल में नहीं सिलेक्ट कर सकते कौन सा पोर्ट है टारगेट उस पर यूज हो रहा है, क्योंकि वो तो जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो तुम किसी सिस्टम पे कनेक्ट कर रहे हो, जैसे ब्राउजर में कुछ ब्राउज कर रहे हो, तो सिस्टम अपने आप कोई भी पोर्ट जो भी अवेलेबल है उसमें से सिलेक्ट कर लेगा उसके लिए। सेम वहाँ पे भी यही होगा, अगर उसको कनेक्ट करना है, रिवर्स शेल करना है, वो अपने आप से कोई पोर्ट सिलेक्ट करके वहाँ पे चला के मेरे सिस्टम पे कनेक्शन भेज देगा। यूजली पोर्ट्स ऐसे ही होते हैं, 40,000 50,000 रेंज में होते हैं कुछ। ठीक है, तो अपन कल कंटिन्यू करते हैं ये चीज़, और फिर ओके, आज के लिए इतना ही।